अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी, तो आज की हम स्टार्ट करते हैं लाइव। आई अंडरस्टैंड कि आप लोग और भी बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्मारा, सहर, हानिया, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? सो लेट्स टॉक अबाउट बहुत सी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम रुकैया, जिसका ताल्लुक ब्यूटी से है। हम इस पीरियड के अंदर बैठे हुए हैं जो एक अभी तक भी आइसोलेशन का हम लोगों के लिए, अभी भी बहुत से लोगों के लिए पीरियड है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी भी आइसोलेशन का पीरियड है हम में से बहुत से लोगों के लिए। और हम लोग इस पीरियड के अंदर हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड ईद की तरफ। जी रुबीना वालेकुम अस्सलाम। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम ईद की तरफ जा रहे हैं, और जो हम ईद की तरफ जा रहे हैं ऑब्वियसली वी नीड टू बीइंग अ फीमेल, वी नीड कि हम लोगों को खूबसूरत दिखना है इसी पीरियड के अंदर। एंड वी आर ट्राइंग टू अवॉइड द सलून्स एंड आई विल रियली रिकमेंड यू गाइज, इट्स अगेन योर चॉइस, दैट इज़ माई पर्सनल डिसीजन। एंड मैं आप लोगों को कहूँगी कि अभी अवॉइड करें सलून्स वगैरह जाना, अनलेस इट्स रियली अ बिग इशू। ईद तक रुकें हर चीज़ के लिए, ईद तक देखें क्या सिचुएशन है और किस तरह से चीज़ें मूव करती हैं। कहीं भी आप अननेसेसरीली ना जाएं। जिस तरह बहुत सी वीडियो शेयर हो रही हैं जिसमें लोग बेवकूफ़ों की तरह, आई डोंट नो हाउ, बट दे आर गोइंग आउट क्रेजी और शॉपिंग कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो प्लीज़ रिलैक्स। आप बहुत सी चीज़ें, वालेकुम अस्सलाम, हम अपने घर मत लेकर आइए, ये बीमारियाँ अपने घर ना लेकर आइए। जहाँ आपने इतना सब्र किया, इतना सब कुछ किया, अननेसेसरीली बाहर ना जाएँ। सो लुक ब्यूटिफुल इन दिस। वालेकुम अस्सलाम आयशा। इस पीरियड के बाद भी, अभी भी आइसोलेशन पीरियड में अगर आप लोग हैं तो घर में ही खूबसूरत दिखें और कोशिश करें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं घर के अंदर, एंड यू कैन ट्राई टू इम्प्रूव योर स्किन एंड सो मैनी अदर इशूज़। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ क्वाइट अ हॉट टॉपिक काइंड ऑफ अ थिंग, बिकॉज बहुत से लोग इस प्रॉब्लम को डील करते हैं और बहुत से लोगों को समझ नहीं आती कि हम इसको कैसे ओवरकम करें। और हम बहुत सी इस जो हमारा 20 से 30 साल का एरा होता है इसके अंदर हम बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं, इंक्लूडिंग मेरे भी। जब हम बहुत से तजर्बात की वो होते हैं, हम एक लैब होते हैं, हमारी जो शक्ल होती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सो हम एक लैब की तरह होते हैं और हम अपने मुंह के ऊपर सारी चीज़ें लगा के कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ खूबसूरत बनाए, क्योंकि कुदरत ने इंसानों के अंदर चीज़ रखी है कि हम खूबसूरत दिखें। तो आज की हम में से मैं तो खैर येस आई विल से वालेकुम अस्सलाम, हम में से बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ की किसी न किसी स्टेज के अंदर इन पिंपल्स को, इन एक्ने को, इन तमाम चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया होगा, इससे इरिटेट भी हुए होंगे और परेशान भी हुए होंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बात की कि एक्ने में और पिंपल्स में क्या फ़र्क है। अगर आपके मुंह पर कोई एक आधा दाना निकलता है तो उसको आप एक्ने बोलते हैं। वालेकुम अस्सलाम मेरे बाप, कैसी हैं आप? उसको हम बेसिकली एक्ने बोलते हैं, जो एक आधा कोई दाना होता है। और पिंपल्स बोलते हैं जब ये एक गैदर्ड फॉर्म में होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं, तो इनको हम पिंपल्स बोलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब हम इनकी फॉर्म्स और टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मली कहते हैं अगर कोई एक आधा पिंपल निकल आया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत मेहरबानी। अच्छा, बहुत से पिंपल्स होते हैं जिनको हम अडल्ट एक्ने बोलते हैं, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। वालेकुम अस्सलाम। अडल्ट एक्ने बोलते हैं, बहुत सौ को पिंपल्स बोलते हैं। ये कहानी शुरू कहाँ से होती है, ये उसकी भी हम बात करेंगे। सुमेरा वालेकुम अस्सलाम। और इसको कैसे हमने कंट्रोल करना है इसकी भी हम बात करेंगे। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं आगे आप जाऊँ तो मैं इनकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन बताऊंगी। सबसे पहले आपकी स्किन ऑयली हुई, ठीक है, ये मैं भी सारी डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद आपके वाइट हेड्स हुए। वाइट हेड्स जो होते हैं उसके नीचे ऑयल प्रोडक्शन ही होती है, मगर उसके ऊपर आपके वाइट हेड होता है, देन इट टर्न्स इनटू ब्लैक हेड, और फिर आपके पैपल्स बन जाते हैं, और फिर आपके जो पिस्टल्स होते हैं उनको आप कहते हैं पीक वाले दाने। फिर आपके किसी के, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? फिर आपके सिस्ट बन जाती हैं। तो देयर डिफरेंट फॉर्म्स एंड शेप्स आप ही के पिंपल्स की, जो आपके मुंह पर एज वाइज और चीज़ों की वजह से निकलते हैं। सबसे पहले हमें समझना है अपनी स्किन की लेयर को। स्किन की जो पिंपल्स हैं दैट इज़ अ स्किन कंडीशन,
दैट इज़ नॉट अ स्किन टाइप। ये एक स्किन की कंडीशन है जिससे स्किन सफ़र करता है। जिस तरह फ्रैकल्स होना, पिगमेंटेशन होना जो है, ये स्किन की एक कंडीशन है, ये स्किन की कोई टाइप नहीं है। स्किन की टाइप्स बेसिकली 32 से 36 स्किन टाइप्स होती हैं। वालेकुम अस्सलाम। हमें आज तक जो स्किन टाइप्स बताई गई हैं, हमें बताई गई हैं ऑयली स्किन होती है, हमारी ड्राई स्किन होती है, हमारी कॉम्बिनेशन स्किन होती है और हमारी सेंसिटिव स्किन होती है और नॉर्मल स्किन होती है। नॉर्मल स्किन तो बहुत से कम लोगों की नॉर्मल स्किन है, बिकॉज अब नॉर्मल स्किन ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती है। जितना कुछ हो चुका है, मतलब एनवायरनमेंट में, खाने में, पीने में, लगाने में, ब्यूटी में, तो अब नॉर्मल स्किन ज़रा से कम लोगों की होती है। थैंक यू अंबर उस्ताद जी, आप ही के पीछे चल रहे हैं हम भी। तो जी 5 स्किन टाइप्स तो हम लोगों को पता है, मगर एक्चुअली 32 से 36 स्किन टाइप्स मौजूद हैं। अगर मैं रियलिटी बेस पर बात करूँ तो दिस इज़ अ स्किन कंडीशन, नॉट अ स्किन टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नॉट अ डिजीज़, सो डोंट टेक इट एज ए डिजीज़। लोग फ्रैकल्स, पिगमेंटेशन और पिंपल्स को एक बीमारी समझकर उससे डील करते हैं, तो उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। हर बीमारी का इलाज मौजूद है, सिर्फ थोड़ी सी केयर और प्रिकॉशन और एक रूटीन को आपने फॉलो करना होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी स्किन की जो लेयर्स हैं वो कितनी है। सबसे ऊपर हमारी होती है एपिडर्मिस और उसके नीचे होती है डर्मिस। अच्छा, सारा ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो होता है डर्मिस पे है। वालेकुम अस्सलाम मरियम। डर्मिस पर है और अच्छा अंबर को आपने लिखा है। ये बेसिकली जो है ये आपकी डर्मिस पे प्रॉब्लम्स होती हैं, मगर नज़र जो है ये आपकी एपिडर्मिस पे आती है, जो भी कुछ हो रहा होता है। अच्छा, एक चाइनीज़ पूरी जो है वो डिटेल्ड जो है वो एक बात करते होते हैं और वो ये बताते होते हैं कि मुंह के मुख्तलिफ पार्ट्स का ताल्लुक आपके इंटरनल बॉडी पार्ट से इतना ज़्यादा है कि आपके मुंह के मुख्तलिफ पार्ट्स पे जो दाने निकलते हैं, यानी 4 हेड पे जो निकलते हैं, उसका ताल्लुक आपकी इंटरनली किस बॉडी पार्ट से, आपके चीक्स पे जो निकलते हैं उसका किस चीज़ से, आपके चिन, जॉ लाइन और चिन पर जो निकलते हैं उसका ताल्लुक किस चीज़ से। तो एवरी बॉडी पार्ट इज़ डिफरेंट और उसके रिएक्शन के तौर पर आपके चेहरे के ऊपर दाने निकलते हैं। तो देयर इज़ अ होल स्टडी इन चाइना जो इस बात की बात करता है। अगर मैं आपको बताऊं, ब्लैक हेड और पिंपल्स ये एक ही दरख्त के से निकले हुए 2 फल हैं। तो पहले आप वाइट और ब्लैक हेड से डील करते हैं, ये चूँकि एक ही फैमिली से हैं, और उसके बाद आप अपने मुंह पर दानों को देखना शुरू करते हैं और बाज़ लोग अपनी पूरी लाइफ इनसे लड़ रहे होते हैं। अब जिस तरह मैंने आपको स्किन की अभी 2 टाइप्स की बात बताई है, थर्ड पे तो हम के लेयर्स पे हम जा ही नहीं रहे। हम सेकंड, अगर वालेकुम अस्सलाम अफशीन, हम अगर बात करते हैं डर्मिस की, तो हमारी स्किन पर मैंने जिस तरह उस दिन बात की थी पीएच बैलेंस की, तो उसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा इस चीज़ को टच किया था। जब हम सेकंड लेयर की बात करते हैं तो सेकंड लेयर पर हमारे पास क्या क्या मौजूद है। थैंक यू वेरी मच स्वीट मुस्कान। हमारी सेकंड लेयर पर हमारे मौजूद है, एक तो आपका बाल मौजूद है, ये आप साइंस समझिएगा, ये बाल मौजूद है और उस बाल के बिल्कुल साथ मौजूद है आपका सीबम। सीबम जिसको आप मुंह का ऑयल कहते हैं, जो हर स्किन के अंदर सीबम ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ड्राई स्किन के अंदर वो कम होते हैं, ऑयली स्किन के अंदर उनकी प्रोडक्शन थोड़े से ज़्यादा हो रही होती है, और नॉर्मल में और कॉम्बिनेशन में भी होते हैं। कॉम्बिनेशन में आधे पार्ट पर होते हैं और आधे पर ज़रा से नहीं होते। जो हम बेसिकली हमारी एज बढ़नी शुरू होती है, तो बेसिकली उस एज के साथ हमारी बॉडी के अंदर सर्टेन चेंजेस आ रहे होते हैं, और उन्हीं चेंजेस में से एक चेंज क्या होता है, वो ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स काम कर रहे होते हैं विच आर कॉल्ड फीमेल हार्मोन्स, या बेसिकली उनका ताल्लुक आप बेसिकली रिप्रोडक्शन से आप ले लें, तो वो वाले हार्मोन्स जब एक्टिव होते हैं तो आपके मुंह का सीबम भी एक्टिव हो जाता है। और जब आपके मुंह का सीबम नीचे से ज़्यादा होता है, अब मैंने जिस तरह पहले भी आपको बताया था, आपके मुंह के ऊपर मौजूद है स्वेट ग्लैंड्स, और वो स्वेट ग्लैंड्स वो ऑयल स्वेट ग्लैंड्स मिलकर आपकी स्किन को बनाते हैं एसिडिक। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एसिडिक स्किन इज़ बेटर देन एल्कलाइन वाली, अगर आप उसमें जा रहे हैं।
सो हमने एसिडिक खुद तो कुछ चीज़ें तो स्किन टाइप में आ जाती हैं, मगर कुछ चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी है। तो जब वो नीचे से आपका ऑयल ग्लैंड ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ऑयल जो ऑयली स्किन के अंदर करता ही है। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल दूंगी, मगर मेरी कोशिश होगी आप पहले पूरी लाइव सुन लें, फिर आपके क्वेश्चन के आंसर्स होपफुली इसी के अंदर मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलेंगे देन इन द एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। जब ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है तो उसके साथ दो प्रॉब्लम्स होती हैं। अब आपने एक चीज़ समझनी है कि आपके मुंह की स्किन श्रेड करती है। आफ्टर लाइक 23-24 दिन के बाद इट स्टार्ट श्रेडिंग द साइकिल, और आपकी स्किन के छोटे छोटे जो ऊपर की स्किन की लेयर्स हैं वो श्रेड करती हैं, गिरती हैं। दूसरी बात आपने ये समझनी है, नीचे से ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, इधर से स्किन श्रेड कर रही है। तीसरी चीज़ जो है मौजूद है वो फॉलिकल्स मौजूद है, जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो हेयर फॉलिकल्स भी गिरते हैं। वो गिरते हैं नॉर्मली, हर एक के मुँह पर कम ज़्यादा बाल होते हैं, वो हेयर फॉलिकल्स गिरते हैं। अब क्या होता है, नीचे से ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा है, ऊपर से वो स्किन गिर गई, वो ऑयल को उसने पोर को कर दिया ब्लॉक। वो पोर का जब ब्लॉकेज हो गया, अब उसके अंदर एक और चीज़ ने काम किया कि स्वेट ग्लैंड्स में है, और अगर आपकी स्किन एल्कलाइन की तरफ है और एसिडिक नहीं है, यानी आप ओवर क्लेंस कर रहे हैं स्किन को, इस चीज़ को बावर कराने के लिए कि वो ऑयल ख़त्म हम कर दें, क्योंकि ऑयली स्किन का तो ऑयल ज़्यादा होगा। जब आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस होंगे, सारा कुछ होगा, तो आपका मुंह तो पूरा एक ऑयल का एक वशाकार होगा। ऑयली स्किन क्या होती है, ऑल टुगेदर इट्स ऑयली। तो अब क्या होगा, जब वो ऑयल आपकी ऑलरेडी ऑयली स्किन एंड यू आर सिक एंड टायर्ड ऑफ योर ऑयली स्किन, नॉर्मली ऑयली स्किन वाले अपनी स्किन से बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, तो उन्हें क्या करना होगा कि वो जब वो और ऊपर से ऑयल रिमूव करने की कोशिश कर रहे होंगे, और तो उसमें क्या हो जाएगा, सिंपली, वालेकुम अस्सलाम शकीला, उसमें आपका स्किन एल्कलाइन की तरफ चली गई, एसिडिक नहीं रही, उसका बैरियर ख़त्म हो गया, उसकी स्ट्रॉन्गनेस ख़त्म हो गई, और उसी के साथ साथ जब उसका बैरियर रिमूव हुआ तो बैक्टीरियाज बाहर से अंदर आकर और उसको डैमेज करना शुरू हो गए, और वहाँ पर एक ज़िस्ट पिंपल आपका निकलना शुरू हो गया। तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है आपका पिंपल। क्यों, कभी कभी ओकेजनली हर के पिंपल्स निकल सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, औरतों के पिंपल्स निकल सकते हैं, मर्दों के भी निकल सकते हैं, मगर ज़्यादा औरतों की स्किन जो होती है वो सॉफ्टर साइड पर होती है, तो हमें ज़्यादा इन चीज़ों का, इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो बेसिकली इसको मैं अपने वर्ड्स में कहूँगी कि ये बेसिकली एक यूथ में ज़्यादातर लोग फेस करते हैं, या लेट एजेस में भी आप फेस करते हैं। लेट एजेस के रीजंस और होते हैं। बेसिकली इट्स अ लव ट्रायंगल। लव ट्रायंगल किस चीज़ की, डर्ट की, बैक्टीरिया की और ऑयल की। जब आप इस बेसिकली सिचुएशन को ब्रेक डाउन करेंगे, इस साइकिल को तोड़ने की, ट्रायंगल को तोड़ेंगे, तो आपके दाने भी रिमूव होने शुरू हो जाएंगे। और इस सिलसिले में आपने क्या प्रोडक्ट लाइन यूज़ करनी है, क्या चीज़ें करनी और क्या चीज़ें नहीं करनी है, उनका आपने बहुत से अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये कि गुड मेंटेन करनी है हाइजीन स्किन के लिए, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अ गुड हाइजीन, जिसके अंदर एक अच्छा क्लिनजर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अब मैंने आपको कुछ दिन पहले एक चीज़ बताई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था आपको कि डबल क्लिनजिंग क्या होती है। जब मैंने 50+ की, वालेकुम अस्सलाम शकीला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो मैंने आपको बताया था 50+ में एक चीज़ डबल क्लेंजिंग है। फॉर ऑयली स्किन आप डबल और ट्रिपल अगर क्लेंजिंग कर सकते हैं तो गो अहेड विद दैट, एंड आई विल टेल यू हाउ वुड यू डू दैट। तो वो मैं ज़रा आगे चल के बताऊँगी। ऑयली स्किन जिसके ऊपर दाने निकलते हैं उनको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि वो कोकोनट ऑयल से डबल क्लेंजिंग करें, बिकॉज कोकोनट ऑयल के साथ अगर आप डबल क्लेंजिंग कर रहे होते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर मज़ीद दाने निकलने का ख़दशा है। आम लोग कर सकते हैं, मगर जिनकी एक्ने प्रोन स्किन हो तो उनको अवॉइड करना चाहिए। सो उनको किसी भी मिल्क क्लेंजर को ले लें, किसी और चीज़ को लेकर वो उससे कर सकते हैं, क्रीमी चीज़ से या किसी और ऑयल से कर लें, बट इंस्टेड ऑफ कोकोनट ऑयल दे शुड नॉट यूज़ इट। मैंने डबल क्लेंजिंग आप लोगों को बताई थी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि
बहुत से लोग एक और गलती क्या करते हैं, मुंह को बहुत ज़्यादा हाथ लगाते हैं। और मुंह को हाथ लगाना, हमारा मुंह बैक्टीरिया की अमाजगाह है। सो उस बैक्टीरिया की वजह से भी पिंपल्स आपके बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। कोशिश करें मुंह को बिल्कुल हाथ ना लगाएं। एक होते हैं दाने जिनको आप बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी पिंपल्स, और एक होते हैं नॉन इन्फ्लेमेटरी पिंपल्स। इन्फ्लेमेटरी पिंपल्स वो वाले पिंपल्स होते हैं जिनमें आपको दर्द भी होगी, मतलब वो आपके लिए पेनफुल वाले पिंपल्स होंगे। अगर वो कोई सिस्टिक की सूरत में है तो दे विल, उसमें पस हो जाएगी, बट वो आपको तंग करेंगे। और जो नॉन इन्फ्लेमेटरी पिंपल्स हैं वो एक और तरह के पिंपल्स होते हैं, वो आपको दर्द नहीं करते हैं, मगर वो आम सूरत में आपके मुंह पर ज़्यादा होंगे और नज़र आएंगे। इन्फ्लेमेटरी पिंपल्स जो हैं वो आपके मुंह पर गड़ का निशान, जिसे आप बोलते हैं बॉक्स स्कार, वो छोड़ के जाएंगे, जबकि नॉन इन्फ्लेमेटरी पिंपल्स आपके मुंह पे ऐसे निशान नहीं छोड़ेंगे। मैं एक लाइव करूंगी जिसमें मैं आपको निशानों की बात बताऊंगी कि कितनी टाइप्स के स्कार्स हमारे मुंह पर हो सकते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। कितनी टाइप के स्कार्स हो सकते हैं? दे आर 6 to 7 टाइप ऑफ स्कार्स ऑन योर फेस, ठीक है। मार्क्स में, ब्लेमिश में और स्कार में विजिबल डिफरेंस है, तो डोंट मिक्स अप योर ब्लेमिश विद योर स्कार। स्कार होता है चोट का अंदर गहरा निशान कि जहाँ से स्किन उड़ गई है और वहाँ गड़ा पड़ गया, और ब्लेमिश कहते हैं किसी भी निशान को। सो अभी हम दानों के निशानों की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ पहले दानों की बात कर रहे हैं कि दाने क्या हैं और ये क्यों निकलते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि खुराक के अंदर आप कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं जिससे आपको ये दाने हमें दाने जो हैं वो निकल सकते हैं। बहुत से लोगों का ऐसा ख्याल होता है, जबकि नॉर्मली कोई ख़ास खुराक का कोई लिंक नहीं देखा गया। अनलेस मैंने सिर्फ, मुझे लगता है जो चीज़ सबसे ज़्यादा थोड़ा बहुत डैमेज करती है आपकी स्किन को, दैट इज़ दूध के और दूध की बनी हुई चीज़ों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी स्किन के एक्टिव कर देती हैं ज़रा से इन पिंपल्स को। अलबत्ता अगर मैं दही की बात करूं, जो प्रोबायोटिक्स होता है वो आपकी स्किन के लिए इतना बुरा नहीं है। खाने की इस वक्त मैं बात कर रही हूँ, मैं लगाने की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, मैं खाने वाली चीज़ों की इस वक्त बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी हमें समझना है कि हमें क्या क्या वो चीज़ें करनी हैं जो हमें किन किन चीज़ों से बल्कि आपको आ सकते हैं पिंपल्स। पहली चीज़ होते हैं आपके हार्मोन्स। मैंने आपको बताया व्हेन यू आर इन योर टीनेजर के ज़माने में आते हैं तो आपकी बॉडी में मेजर चेंजेस आ रहे होते हैं, हर एक के आ रहे होते हैं, मगर हर एक की स्किन टाइप के हिसाब से वो डिफरेंट हो जाते हैं। जिनका सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियसली उनकी ऑयली स्किन है एंड दे कैन नॉट हैंडल इट बिकॉज इट्स अ बिग चेंज इन योर स्किन, इन योर बॉडी एज वेल। सो गर्ल्स आर वेरी इस एज में आपको इतनी समझ नहीं होती कि आप इतना कुछ कर रहे हो। अब तो बच्चियों को फिर ज़रा समझ है, मगर ये कि नॉर्मली आप एक बड़ी लाव वाली एज से एक चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है तो आप इतना बॉदर नहीं कर रहे होते। बच्चियाँ खेल रही होती हैं, बहुत चीज़ें चल रही होती हैं लाइफ के अंदर, तो स्किन एकदम से ख़राब होनी शुरू होती है। तो आपको यही नॉर्मली कहा जाता है कि छेड़ो नहीं, हाथ नहीं लगाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। उसके बाद प्रेगनेंसी के अंदर भी बहुत सी ख़वातीन के मुँह पे पिंपल्स निकलते हैं, और वो क्यों निकलते हैं? बिकॉज आपका टोटल हार्मोन चेंज हो रहा होता है, आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ रहा होता है, बिकॉज आप एक और सिस्टम के अंदर हो, तो आपकी स्किन के अंदर बहुत से दाने निकल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली व्हेन इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, तो मैं कुछ भी सजेस्ट नहीं करूँगी आप अपने मुंह पे लगाएं, बस मुंह को साफ रखें और सन ब्लॉक लगाएं, दैट इज़ द ओनली थिंग, ताकि जब ये पीरियड ओवर हो जाए, वालेकुम अस्सलाम सुफियान, आई एम गुड, और ये पीरियड ओवर हो जाए तो आप के जो हैं वो मुँह पे निशान ना रहे। अगर आपने एक्ने स्कार्स से, निशानों से अपने आप को बचाना है तो उसका वाहिद तरीका तभी है जब आपके मुंह पर दाने निकल रहे हैं या उस साल के अंदर। अगर आप इसको डिले करते हैं तो उसका इलाज उतना नामुमकिन तो फिर भी नहीं होता, मगर मुश्किल होता चला जाता है और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। अच्छा जी, क्योंकि हमारी स्किन मैच्योर होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद आपको, बहुत से लोग अपनी लाइफ के अंदर फीमेल्स बर्थ कंट्रोल पिल्स खाती हैं जिनसे उनके हार्मोन्स आगे पीछे होते हैं, जिससे उनको दाने निकल सकते हैं। तीसरा, आपके जेनेटिक्स। इट्स नॉट अ मस्ट बट जेनेटिक्स प्ले अ वेरी वालेकुम अस्सलाम दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन आवर स्किन, इन आवर हैंड, मतलब बालों के टेक्सचर के अंदर, आंखों के कलर के अंदर, जिस्म के अंदर, बीमारियों के अंदर। तो इट्स नॉट अ मस्ट कि हमारे माँ बाप को पिंपल्स थे तो हमें होंगे, बट टेंडेंसी
और वो चीज़ मे बी वाली साइड पर चली जाती है। इफ़ यू सी, जिस तरह मैंने नॉर्मली देखा है, अगर पेरेंट्स में फ्रैकल्स होंगे तो आप में चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर पेरेंट्स की स्किन ऑयली है और उसके लिए आई एम गुड दाने हैं, तो देर आर चांसेस के आपके भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेडिकेशन, सर्टन मेडिकेशन हम ऐसी यूज़ कर लेते हैं कभी कभी लाइफ के अंदर जो आपके दानों को एक्टिव करती है, जिससे आपके दाने निकल सकते हैं। उसके अलावा कस्मेटिक्स, बहुत सी ऐसी कस्मेटिक्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो हम सॉरी टू से किसी ऐसे ब्रांड की होती हैं जो XYZ ब्रांड होता है, लाइक आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम, बट मैम देखें ना ये सस्ती हैं, मैम देखें ना ये चूँकि सस्ती हैं हम अफोर्ड करते हैं, जो भले आपका मुंह उड़ जाए, भले आपके मुंह पे पिंपल्स हो जाएं, भले जो मर्जी हो जाए, मगर वो सस्ती तो है ना। ये सबसे बड़ा हमें पॉइंट है कि हमने जेब में पैसे बचा लिए और उसके बाद हमने उससे लाखों का इलाज उसकी अपनी स्किन की रिपेयर पे फिर शुरू कर दिया, और डॉक्टर्स के का, और डॉक्टर्स आर सॉरी टू से दे आर कसाई। मैं इसलिए ये बात बोलूँगी, मैं खुद डॉक्टर्स के, मुझे खुद स्किन प्रॉब्लम एक टाइम पे बहुत रही हुई और मैंने डॉक्टर्स को ऑब्जर्व, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट सब कुछ करके देखा, एंड देन मैं सच्ची आपको बताऊंगी, आई रेड अ लॉट, मैंने इतना रीडिंग की, इतनी रीडिंग की और इसको पढ़ने की कोशिश की, व्हाट इज़ द मैकेनिक्स, क्या मैकेनिक्स हैं स्किन के बिहाइंड, और क्यों किसी की अच्छी स्किन और किसी की सफ़र करती है, एंड हाउ कैन आई गेट एंड एक सबसे मतलब अच्छी स्किन कैसे हासिल कर सकते हैं। एंड देन मैं सिंपल सा आपको आंसर ये दूंगी, हर चीज़ पॉसिबल है, यू हैव टू रीड। और स्किन की सबसे अच्छी बात है, दैट इज़ मैजिकल, अगर आप एक प्रॉपर अपनी कस्टमाइज स्किन केयर रूटीन को इख्तियार करेंगे तो आपकी स्किन अच्छी हो सकती है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सो आपने हमेशा पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू थिंक अबाउट नेगेटिव थिंग्स, और अपने बारे में इल नहीं फील करना। अल्लाह पाक ने आपको क्रिएट किया और बेस्ट क्रिएट किया, बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, सो यू आर द बेस्ट। हमेशा अपने बारे में यही गुमान करना है। उसके बाद जो आपका जो मेकअप है उसके अंदर आप अगर सही मेकअप नहीं यूज़ करते और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों पर आपका मेकअप मुनसर है जो लो क्वालिटी है, तो देन यू कैन हैव ऑल दीज प्रॉब्लम्स। देन रिमूविंग ऑफ द मेकअप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन स्किन केयर। अगर आप एजिंग की बात करें, अगर आप पिंपल्स की बात करें, वाइट हेड्स की बात करें, ब्लैक हेड्स की बात करें, तो मेकअप बहुत सी ख़वातीन रात को रिमूव करके नहीं सोती प्रॉपरली। वो कहती हैं हाँ याद ही नहीं रहा, इतनी मैं बिजी थी, एंड दैट विल कॉज यू एजिंग बिफोर एज, दैट विल कॉज यू पिंपल्स, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स एंड मैच्योर स्किन। सो ऑलवेज डू अ डबल क्लेंजिंग और अ प्रॉपर क्लेंजिंग फॉर योर फेस अगर आपको इशू है या नहीं है। स्ट्रेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस होल फैक्टर। व्हेन यू टेक स्ट्रेस, किसी भी चीज़ का, आप मोटापे का स्ट्रेस लेंगे आप और मोटी होंगी, आप स्किन का स्ट्रेस लेंगे, प्रेगनेंसी के अंदर आप अपने मुंह पर कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे, कोई केमिकल नहीं यूज़ करेंगे, आपकी स्किन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बच्चे की ज़िंदगी है। सो आप बिल्कुल कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे उस पीरियड के अंदर, सिर्फ आप सन ब्लॉक लगाएंगे अगर आप डैमेज नहीं चाहते। दाने निकल रहे हैं निकल लेते हैं, बट सन ब्लॉक आप लगाएंगे। आफ्टरवर्ड्स आप उसको जब निकल जाएंगे तो आफ्टरवर्ड्स आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी स्किन रिपेयर हो जाएगी, हार्मोन्स अपने बैलेंस पे आएंगे, स्किन ठीक हो जाएगी, मगर निशान दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे। इवन आपको फ्रैकल्स या मेलाज्मा जिसे आप प्रेगनेंसी मार्क्स कहते हैं वो भी नहीं पड़ेंगे। तो उस वक्त जो हो रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो लेट इट गो, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करें, जिस मर्जी लेवल की करें ज़रूर। एक्सरसाइज इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर वेल बीइंग, फॉर हेल्दी, सो टेकिंग आउट स्ट्रेस, फॉर एवरी ऑल द गुड रीजंस, एक्सरसाइज इज अ मस्ट। फ्रिक्शन, पांच दफ़ा चीज़ों को रगड़ना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा हम ओवर टेंशन में आकर हम स्किन को रगड़ना शुरू कर देते हैं तौलिए से या चीज़ों से, और हमें एक इनर सेटिस्फैक्शन फील हो रहा होता है उस वक्त कि दाना ख़त्म हो जाएगा और रिमूव हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। एंड प्लीज़ मैं इसको कहूँगी, फ्रिक्शन विल वर्सन द सिचुएशन, बहुत ज़्यादा आपकी सिचुएशन को ख़राब करेगा। उसके अलावा आपने हाथ नहीं लगाने मुँह पर, ये तमाम चीज़ें आपने लाजमी करनी है। इफ़ यू वांट अ गुड स्किन आपको चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं
बाज़ लोगों को जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो 20-21 के साल के बाद भी हो सकता है और लेट एजेस में भी हो सकता है, बोथ वेज में। उसका पैटर्न चेक करने का क्या तरीक़ेकार है? उसका पैटर्न ये होगा कि आपको पीरियड्स की पेन, आपको पीरियड से पहले पिंपल्स निकलेंगे, किसी एक ख़ास पैटर्न में निकलेंगे। नॉर्मली जो हार्मोनल इशू के लोग होते हैं जो बेसिकली 20-21 साल में आ गए और उनके हार्मोन्स में कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो उनके यहाँ पर दाने होंगे और उनके यहाँ पर दाने होंगे, मगर वो दाने जो होंगे वो सिस्टिक पिंपल्स होंगे। सिस्टिक पिंपल्स कह रही हूँ, सिस्ट्स होंगी की तरह मोटे होंगे और वो स्किन की फर्स्ट लेयर पे नहीं सेकेंड लेयर पर तक पेनिट्रेटेड होते हैं, वो इस तरह के पिंपल्स होते हैं। अच्छा, उनके लिए हमें रेमेडीज़ भी मैं अभी आपको बताऊंगी हमें क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं यूज़ करना चाहिए। अच्छा, उनका ताल्लुक ये होगा या तो वो एक ही इलाके यानी एक ही जगह पर बार बार निकल रहे होंगे, उस जगह पे ब्लैक हेड्स भी हो सकते हैं, एक ये रीज़न भी हो सकता है उस जगह पे ब्लैक हेड्स हों, ये रीज़न भी हो सकता है उस जगह पे सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा हो, आम निस्बत ग्लैंड्स वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिव होता है। और एक रीज़न ये हो सकता है कि आपका जो है वो वहाँ पर एक पैच हो जो आपके हार्मोन्स के इम्बैलेंस को शो कर रहा है। सो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर को चेक करना है, आपको यू हैव टू अपनी हार्मोन्स की प्रोफाइलिंग कराएं, चेक करें कि क्या वो प्रॉब्लम है जो आपके हार्मोन्स के अंदर, बिकॉज वी आर नॉट डॉक्टर्स, ठीक है। और उसके अलावा आपने एक बहुत बड़ा रीज़न जो देखा गया है स्किन के डैमेज होने में, ये मैं आपको सही बता रही हूँ, दैट इज़ जिंक। अगर आपकी खुराक में से जिंक मिसिंग है या जिंक का विटामिन मिसिंग है, और ऑब्वियसली आप टेस्ट कराए बगैर नहीं कर सकते, आप जिंक नहीं ले सकते। आयरन लेवल ज़्यादा होना भी पिंपल्स निकालता है और जिंक का कम होना भी पिंपल्स निकालता है। ये मैं आपको बता रही हूँ, बहुत से लोग अपनी फूड के अंदर जिंक ऐड कर लेते हैं तो दे स्टार्ट गेटिंग अ बेटर एंड अ फ्लॉलेस स्किन। उसके अलावा जो औरतें कॉड लिवर ऑयल की गोलियाँ खाती हैं, जी तलहा, मैं एक लाइव करूँगी आज, चूँकि पिंपल्स की लाइव है तो अनफॉर्चुनेटली मैं बात नहीं करूँगी स्कारिंग पर, सॉरी निशानों पर और इन पर, मगर मैं उसके लिए प्रॉपर लाइव करूँगी। कोशिश करें मेडिसिन ना लें, कोई ऐसी मेडिसिन दुनिया की आप ले लेंगे बनी हुई हैं, मगर मैं आपको इसी में ही शायद सोल्यूशन भी कोशिश करूँगी मैं एंड में अगर बता सकूँ तो बता दूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि एक प्रॉपर टॉपिक पर एक प्रॉपर लाइफ की जाए ताकि लोग उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में फॉलो कर सकें। बट आई विल कीप योर दिस कमेंट इन माय माइंड, ठीक है। तो बेसिकली जिंक की कमी, जिंक अगर आप पूरा कर लेते हैं, वालेकुम अस्सलाम, तो आपका पिंपल्स का इशू बहुत हद तक जो है वो रेक्टिफाई हो जाता है। उसके अलावा डबल क्लेंजिंग मैंने आपको बताई थी, आप मुंह धोने से पहले शाम को आप मुंह पर सोने से पहले की बात है तो एक ऑयल लगाएं। मैंने आपको बताया जिनके पिंपल्स हैं वो नारियल ऑयल का ऑयल ना यूज़ करें बिकॉज वो और एक्टिव करता है पिंपल्स को, कोई और ऑयल ले लें, उससे मुंह को थोड़ा सा क्लेंस करें। ओवर ड्राई नहीं करना मुंह को। अब मैं आपको थोड़ी साइंस समझाती हूँ। होता क्या है कि नीचे से मेरे मुंह को आदत है कि इस मुंह के ऊपर ऑयल सारा वक्त रखना है बिकॉज मेरी स्किन टाइप ऑयली है, तो जब मैं इस ऑयल को ओवर रिमूव करती हूँ, कोशिश करें फूड में, कोशिश करें, हमेशा फूड का कोई बदल नहीं है। फूड में नहीं किसी वजह से पूरा हो रहा तो फिर आप उसको सप्लीमेंट में लें। मैं सप्लीमेंट्स को बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती हूँ, मैं अपनी हर चीज़ को कोशिश करती हूँ फूड से पूरा करूँ। अच्छा, आपने क्या करना है कि आपके मुंह से ऑयल आ रहा है, अब ये साइंस समझेगा, नीचे से ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, आप ऊपर से वाइप करते हैं स्ट्रॉन्ग केमिकल्स और चीज़ों से, नीचे से ब्रेन मैसेज देता है कि ऊपर से ऑयल रिमूव हो गया है, तो वो नीचे से उठाता है और उससे ज़्यादा ऑयल फेंकता है और आप अपनी तरफ से हैरान होते हैं मैंने तो मुंह पूरा साफ़ कर दिया, ये दोबारा ऑयल कहाँ से आ गया। वो आप जितना रिमूव करते हैं वो उससे ज़्यादा मुंह पर ऑयल फेंकना शुरू कर देता है। तो आपको डॉज करना है, आपको उसके साथ एक गेम करनी है, और वो गेम क्या है कि जब आप मुंह को रिमूव करो उसके बाद वाटर बेस्ड सिरम मुंह के ऊपर लगा लो। सो आपकी मुंह क्लेंस भी हो गया और हाइड्रेट भी हो गया, मगर वाटर से हुआ। अब आपके मुंह पे पानी पड़ा हुआ है, वाटर बेस्ड सिरम पड़ा हुआ है, तो नीचे से उसको मैसेज गया कि यार ऊपर तो ऑयली है स्किन, उसको नहीं पता ये ऑयल है वाटर है, उसको ये पता है कि मुंह पर कुछ है, तो वो क्या करेगा, सीबम प्रोडक्शन लेस कर देगा।
और उस तरह नहीं फेंकेगा, और होते होते थोड़ा सा सीबम ग्लैंड कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा ग्रेजुअली। याद रखिएगा, ये एक रात का अमल नहीं, एक दिन का अमल नहीं है। यू हैव टू बी अ बिट पेशेंट विद फ्रैकल्स एंड योर पिंपल्स, बट इंशाल्लाह ताला यू विल गेट रिड ऑफ देम। दूसरी बात ये है कि लोग समझते हैं कि मतलब ये एक दफ़ा नहीं आपने प्रोसेस करना, यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन, एंड देन यू विल सी कि आपकी जब सीबम प्रोडक्शन इन कंट्रोल हो जाएगी तो आपकी स्किन इन कंट्रोल हो जाएगी। मैंने 95% पिंपल्स वाली स्किन के ऊपर फ्रैकल्स देखी है, जिनको अपनी यंग एजेस के अंदर पिंपल्स होते हैं। ये तलहा आपके लिए भी एक आंसर मैं थोड़ा सा दे रही हूँ। जिनकी स्किन के ऊपर यंग एजेस के अंदर पिंपल्स होते हैं, डॉक्टर उन्हें कसाइयों की तरह ऐसी दवाइयाँ रिकमेंड करते हैं मुंह के ऊपर, वो लगा लें, वो लगाते हैं जो अल्कोहल बेस्ड होती हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, जो वो लगाकर खुले आम सूरज में फिरते हैं, और उस वक्त उस प्रोडक्ट को लगाने से उनकी स्किन बर्न भी होती है, ख़राब भी होती है। पिंपल्स को वो फ़िलहाल टारगेट करके मार रहे होते हैं। सो उसके अंदर जो स्किन डैमेज हो रहा होता है वो आपको नज़र नहीं आ रहा होता है एक आँख से। उसका साइड इफ़ेक्ट आपको लेट 30s या अर्ली 30s में पिगमेंटेशन के तोहफे की सूरत में मिलना शुरू हो जाता है। और अगर आप टॉप ऑन चेरी ऑन द टॉप के सूरत में आप उस निशानों को दूर करने के लिए हर वो चीज़ लगा रहे होते हैं जो आपको लोग बोलते हैं, जिसमें मीठे सोडे से लेकर, केले से लेकर, नींबू से लेकर, विनेगर से लेकर, एप्पल साइडर विनेगर से लेकर बाज़ार की तमाम मसनूआत शामिल होती हैं, तो दैट विल ऐड अप टू इट। और इन मतलब इसका रिज़ल्ट ये देखा गया कि लोगों के मुंह पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है, फिर वो दूसरी चीज़ों का हल ढूंढने चले जाते हैं। तो ये आपने बहुत केयरफुल रहना है। और मैं आपको वो एक गोल्डन जिसे कहते हैं ना प्रोडक्ट भी बताऊंगी, जिससे आपके मुंह पर ना सिर्फ दानों के निशान भी नहीं रहेंगे और आपके मुंह पर फ्रैकल्स भी नहीं रहेंगे और निशान भी नहीं रहेंगे अगर आपके पिंपल्स हैं किसी भी एज के अंदर। ठीक है, सो आपने क्या करना है कि अपनी प्रोडक्ट्स के लेकर कोशिश ये करनी है। मैं देख लूँ कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं जो मैंने आपका मिस कर दिया हो आज के अंदर। मैंने आपको बेसिक समझा दी है कि आपके फॉलिकल्स किस तरह से गिरते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसको मुंह को आप बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों से बहुत ज़्यादा आपको लगता है बर्फ़ लगा लेती हूँ मैं मुँह पे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देर आर नो साइंटिफिक रिसर्चेस बिहाइंड कि आपने क्या लगाना है और क्या लगाने से नहीं होता। सो आपको अब ये देखना है कि आपने वो क्या चीज़ें करनी हैं। आपने सबसे पहले क्लेंजिंग एक अच्छा क्लेंजर से करनी है, ठीक है। अच्छा, 40 साल के एक्ने बता दूं, लेट 30s, ये मेरा रह गया था एक टॉपिक, लेट 30s और अर्ली 40s में बाज़ लोगों के एक्ने हो जाते हैं। ये हो सकता है उनको 17-18 साल में, 20 साल में भी हुए हैं, और ये भी हो सकता है उनको अपनी पूरी लाइफ ना हुए और मिड 30s के बाद उनके मुंह पे दाने शुरू हो जाए। अगर आप में से कोई ऐसा शख्स है तो ज़रूर मुझे बताएं कि उसके साथ ये ऐसा हुआ ख़वातीन के। अब इसके पीछे साइंस समझ लीजिए। औरतों के अंदर 3 तरह के हार्मोन्स होते हैं और मर्दों के अंदर भी ऑलमोस्ट यही हार्मोन्स होते हैं। एक होता है हमारा एस्ट्रोजन विच इज़ अ प्रॉपर फीमेल हार्मोन, और औरतों के अंदर एक दूसरा हार्मोन होता है जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज़ अ मेल हार्मोन, मगर वो औरतों में भी मौजूद होता है। आपने देखा कुछ लोगों के मुंह पर, औरतों के मुंह पर बाल थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो उनका थोड़े से वो टेस्टोस्टेरोन आदमी वाले हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, और वो अगर आपके जो आपका हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर डोमिनेंट होता है वो आपको वो डिटर्मिन करता है आप मर्द हैं या औरत हैं। मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन डोमिनेंट होता है मगर एस्ट्रोजन लेवल भी होता है। आपने बहुत से मर्दों को देखा होगा वो ख़वातीन की हरकतें कर रहे होते हैं तो वो उनका जो होता है एस्ट्रोजन लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। सो ये दोनों हम कॉम्बिनेशन है इन दोनों का। और इसके अलावा एक और हमारी बॉडी के अंदर और भी हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। अब इसका कॉम्बो क्या बनता है, ये तमाम रिप्रोडक्शन के हार्मोन्स भी हैं जी। ड्राई स्किन पे भी होते हैं, वो भी ड्राई स्किन की भी मैं लाइव करूँगी, मगर चूँकि मेरी अपनी ऑयली स्किन है ना तो सबसे ज़्यादा मैं उसी टॉपिक को कैटर करती हूँ। मैं ड्राई स्किन पर भी इंशाल्लाह ताला लाइव करूँगी। मैं भी सीरीज़ ऑफ लाइव्स हैं भी, आप यू विल लव देम बिकॉज मेरे पास एक सीरीज़ मैंने पूरी बना ली है कि किस किस चीज़ पे मैं डिस्कशन करूँगी। यू विल लाइक इट इंशाल्लाह ताला।
करूँगी। अच्छा जी, अब क्या होता है, अब यूँ एक सिनेरियो बना हुआ है, ये है मैम हार्मोन्स टेस्ट कहाँ से, बहुत सी जगह से हार्मोन्स का टेस्ट हो जाता है, बहुत सी जगह से हार्मोन्स का। मैम मैं 22 ईयर्स का हो गया हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभार फैल आते हैं, कुछ हेवी फूड्स खा लें। मैं आपको बताती हूँ, खुराक का ऐसा कोई नहीं है, डॉक्टर ही करेगा, और आप लैब्स में जाकर भी अपना अच्छी लैब से अपना हार्मोन्स का टेस्ट करवा सकते हैं। मगर आई थिंक बेहतर है कि आप डॉक्टर से, एक अपनी फीमेल गायनी के डॉक्टर के पास जाएं और उसे बताएं कि अगर आपको कोई पीरियड्स में प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई और इशू लग रहा है, तो आप उससे डिस्कस करें और उसे बताएं विच टेस्ट डू यू रिकमेंड, या मेरे मुंह पे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं या बाल निकल आए हैं, तो विच टेस्ट डू यू रिकमेंड, तो आप उससे वो करवा सकती हैं। औरतों का तो बड़ा इजी है सेंस आउट करना, और मैं आपको भी बता देती हूँ कि आपका फूड का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, अब मैं एडल्ट एक्ने की बात कर रही हूँ, और वो होंगे सिस्टिक, वो बनेंगे यहाँ और यहाँ, ज़्यादातर 40 प्लस में या लेट 30s के अंदर। और उसके लिए उसका क्या होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन है, ये एस्ट्रोजन है, ये इस वक्त दोनों बराबर हैं। मगर अब आपको ये समझना है, जो हम एज में आगे जाती हैं फीमेल्स, तो उनके साथ एक और इशू लिंक होता है, विच इज़ मेनोपॉज, उनके पीरियड्स को ख़त्म होना होता है। मैं बड़ा ओपनली स्पेशली डिस्कस कर रही हूँ, बिकॉज शायद पीपल छुपा कर बात करते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, योर बॉडी, एंड दिस इज़ द ह्यूमन नेचर। ये मैंने आपने नहीं बनाई है, ये अल्लाह पाक ने ऐसे क्रिएट किया। सो उसमें क्या होता है कि आपका एज वाइज जो एस्ट्रोजन लेवल है, फीमेल हार्मोन, वो ड्रॉप डाउन करना शुरू हो जाता है, और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो प्रोमिनेंट होना शुरू होता है। जब ये ड्रॉप डाउन करता है, तो एक सर्टन टाइम के बाद ये इतना ड्रॉप डाउन करना शुरू हो जाता है कि आपको पीरियड्स भी बंद हो जाते हैं, आपकी हड्डियाँ भरनी शुरू हो जाती हैं, ऑब्वियसली वॉट एवर द मेनोपॉज का स्ट्रक्चर इज। मगर ये क्या काम कर रहा होता है, ये आपके स्किन के ऊपर एक्सट्रीम ऑयल फैलाना शुरू कर देता है। हर केस में ये नहीं होता, बट कुछ केसेस में ये होता है, जो इसको प्री मेनोपॉजल एक साइन बोला जाता है उन औरतों का जो लेट 30s या 40s या 45 के अंदर होती हैं, और उनके मुंह पर एकदम से सिस्टिक एक्ने स्टार्ट हो जाए, वो भी इस वाले एरिया के अंदर, तो दैट इज़ द साइन प्री मेनोपॉजल। वो एक इंडिकेटर देना शुरू कर देता है। नॉर्मल औरतों के अंदर एक और तरह का प्री मेनोपॉजल स्ट्रक्चर आता है, जो मैंने एक अपनी लाइव में करना था, बट मैं थोड़ा सा आपको टच इधर ही कर देती हूँ इस वाले टॉपिक को। तो उसके अंदर क्या होता है, आपके इस वाले एरिया के अंदर एक्ने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो बड़े बड़े एक्ने होते हैं, सेकेंड लेयर से स्टार्ट होते हैं, और उसका रीज़न ये होता है, वो ऑयल जो डोमिनेंट होना शुरू हो जाता है, वो आदमियों का ऑयल होता है। सो आप इसके लिए, दिस इज़ वन ऑफ द साइंस। कुछ लोगों की आंखों के नीचे लाइंस पड़ती हैं, किसी के क्रोफीट्स होते हैं, किसी की ड्राई स्किन हो जाती है, और किसी का सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। इट्स ऑल नेचर, इट्स ऑल योर मशीनरी, सो यू कैन नॉट फाइट विद योर मशीनरी। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमने बात कर ली भी इस वक्त तमाम तरह के दानों की, कुछ अब इनके हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। हमने कॉजेज़ की भी बात करनी कि आपको फैमिली से आते हैं, ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं। अच्छा जी, ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं। ट्रीटमेंट पे हम आते हैं, तो हमने सबसे पहले इस चीज़ को ढूंढना है कि वी नीड अ क्लेंजर। क्लेंजर प्लेज अ वाइटल रोल इन पिंपल्स। नॉर्मली शायद इतना और चीज़ों में ना करता हो, बट पिंपल्स और एजिंग के अंदर आपका क्लेंजर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो व्हेन यू यूज़ अ क्लेंजर, इट शुड बी माइल्ड। ठीक है, इट शुड बी माइल्ड। एक बहुत बड़ी गलती जो बहुत से लोग कर रहे हैं और सजेस्ट भी आगे करते हैं, प्लीज़ यूज़ अ स्क्रब। वो लोगों को आराम से बताते थे, यार स्क्रब लगाओ, इसको तुम रगड़ोगे ना स्क्रबिंग से, सो आपका स्किन साफ हो जाएगी कुछ अरसे के अंदर, उसको लगा के मुंह पे छोड़ दो। प्लीज़ 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 प्लीज़, योर स्किन इज़ वेरी फ्रेजाइल, डोंट यूज़ इट एज अ फुट वाली स्किन की, झामे वाली स्किन को मत बनाएं। सो प्लीज़ डोंट यूज़ एनी काइंड ऑफ स्क्रब ऑन सेंसिटिव एंड एक्ने प्रोन स्किन। आपने नहीं यूज़ करना किसी भी किस्म का बेसिकली एक्सफोलिएशन, ये वाला फिजिकल एक्सफोलिएट नहीं करना अपने स्किन को। हमें क्लेंजिंग करनी है, प्रेफरेबली डबल क्लेंजिंग रात को करनी है। सुबह में जो आप यूज़ करेंगे क्लेंजर, वो माइल्ड हो, और कोशिश करें उसमें सैलिसिलिक एसिड हो। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, देखिए कॉम्बिनेशन स्किन, मैं आपको बताती हूँ तलहा, मैं आपसे को डिटेल में बताती हूँ कि क्या है।
जो बेसिकली राबिया आप बात कर रहे हो वो ये है, कॉम्बिनेशन स्किन की निशानी ये है कि या तो ये वाला एरिया आपका ऑयली होगा और यहाँ दाने होंगे और ये ड्राई होगा। जब आप इसको ट्रीट करोगे तो ये इरिटेट होगा, या इस एरिया के ऊपर दाने होंगे इनमें से किसी एरिया पे और बाकी ड्राई होगा। दो स्किन टाइप्स होंगी कंबाइन होकर, दैट इज़ कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन स्किन। और कॉम्बिनेशन स्किन इज़ अ ट्रिकी स्किन टू ट्रीट, ठीक है, उसको कामिंग और सूदिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं, तो आपने क्लिनजर सैलिसिलिक एसिड, क्या बला का नाम है, सैलिसिलिक एसिड इज़ कॉल्ड इस बेसिकली सीबम का बेहतरीन दोस्त। जो आपके सीबम के ग्लैंड्स या ऑयल ग्लैंड्स हैं वो सारे सीबम को पीता है और अपना दोस्त बना के रखता है। ओवर ड्राई नहीं करता, हार्श नहीं होता। ऑयली स्किन का जनरली भी बहुत अच्छा दोस्त है सीबम, इट्स सैलिसिलिक एसिड, और दैट इज़ इट इज़ वन बेसिकली एक्सफोलिएशन के अंदर ये यूज़ होता है। देखिए, एक्सफोलिएशन दो तरह की होती है, एक होती है फिजिकल एक्सफोलिएशन, एक होती है केमिकल एक्सफोलिएशन। जो फिजिकल एक्सफोलिएशन है उसके अंदर स्क्रब आते हैं, उसके अंदर प्रो वाली मशीन्स आती हैं, उसके अंदर इस तरह के हार्श ट्रीटमेंट्स आते हैं। जो केमिकल एक्सफोलिएशन है दैट इज़ अ बिट डिफरेंट, इट इज़ विद केमिकल्स बट इट इज़ अ बिट जेंटल। सैलिसिलिक एसिड इज कम्स इनटू अ केमिकल एक्सफोलिएंट, और वो आपकी स्किन से ये वाला जो एसिड है ये आपकी स्किन के सीबम को पी लेता है अपने अंदर और दोस्त बना के रखता है और आपकी स्किन का फ्रेंड होता है और कोशिश करता है कि आपकी स्किन को जो है वो ख़राब ना करे। अब आगे हम जाते हैं, तो एक्ने के लिए बेस्ट चीज़ जो है वो जिसकी वो बात कर रही हैं वो दिस इज़ द प्योर स्किन। इसके अंदर ओरिफ्लेम की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो दो तरह की चीज़ों से मिलकर बनी हुई हैं, वन इज़ नेचर एंड वन इज़ साइंस। नेचुरल जो 3 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डले हुए हैं, वन इज़ अनार, द अदर वन इज़ पपाया एंड थर्ड वन इज़ अमरूद। अमरूद जो है वो ड्राई आउट करता है, जो पपाया है उसमें विटामिन ए होती है, वो निशानों को जेंटली रिमूव करता है और स्किन की सेकंड लेयर से उसको रिपेयर करता है। और अगर मैं बात करती हूँ अनार की, दैट इज़ एंटीऑक्सीडेंट, वो भी दागों को ठीक करता है। ये जो हमारी रेंज है ये ओरिफ्लेम की रेंज है, दैट इज़ माइल्ड, दैट इज़ गॉट सैलिसिलिक एसिड इन इट, एंड ये आपको हाइड्रेटेड भी रखता है और आपकी स्किन को, मगर ये आप ड्राई स्किन को नहीं दे सकते, या आप कॉम्बिनेशन स्किन को भी बहुत सोच समझ के देंगे, या आप नॉर्मली ऑयली स्किन को दे सकते हैं, एक्ने प्रोन स्किन को आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी स्किन पे बैक्टीरिया का लेवल ज़्यादा है, बैक्टीरिया का लेवल का मतलब ये हो गया कि आपकी स्किन का बैरियर जो है वो उड़ गया है और आपकी स्किन अल्कलाइन में चली गई और आपके दाने भी निकल रहे हैं, तो मगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है, तो आपके लिए लव नेचर का ओरिफ्लेम का ये प्योरीफाइंग जेल वॉश है। इसके अंदर टी ट्री और लाइम है। टी ट्री क्या करता है? टी ट्री इज़ एंटी बैक्टीरियल, ये आपके मुंह का बैक्टीरिया जो है ये मारता है और आपकी स्किन को सूट करता है। सिर्फ आपका ऑयली स्किन है मगर आपको लगता है आपकी स्किन का बैरियर ख़राब है और आपकी स्किन के ऊपर बैक्टीरिया ज़्यादा है, तो आप ये वाली प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं बहुत ईजीली। और जो होते हैं ना बेसिकली नॉन इन्फ्लेमेटरी पिंपल्स जो थोड़े ज़्यादा गढ़ की सूरत में, बॉक्स स्कार्स की सूरत में होते हैं, आई थिंक उनके लिए ज़्यादा बेहतर चलता है उसकी निस्बत। बट अगेन ये आपकी अपनी वो है नीड है जिसके हिसाब से हम क्लेंजर आपको बताते हैं। इसी का ही माइल्ड टोनर मौजूद है, ये आपका पीएच बैलेंस भी ठीक करेगा, या आपकी स्किन को थोड़ा सा देखें। शुगर स्क्रब यूज़ कर सकते हैं बट नॉट हाईली रियली रिकमेंडेड। उसका रीज़न है अगर आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप स्क्रबिंग कर लें, आपको शौक है, आप महीने में 1 या 2 दफ़ा स्क्रबिंग कर लें। मैं स्क्रब नहीं यूज़ करती किसी भी किस्म का, अपने फेस के ऊपर कोई स्क्रब यूज़ नहीं करती। आई एम मोर इनटू केमिकल एक्सफोलिएंट्स, आई यूज़ केमिकली, आई ट्रीट माई स्किन। और मैंने सबसे ज़्यादा आपको अपने पिंपल्स की, अगर पस वाले पिंपल्स हैं आपके ज़्यादा हैं, वो उससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक और चीज़, अब मैं इतने क्वेश्चन देती मैं अपने कुछ चीज़ों को भूलना भी शुरू हो गई हूँ। अच्छा, एक दाने होते हैं जो आपने देखे हो कि स्किन की सिर्फ एक साइड पे निकलते हैं, एक पे नहीं निकलते हैं। वो वाई वन साइड, या तो वहाँ सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा है, ब्लैक एंड वाइट हेड ज़्यादा है, या एक और रीज़न ये है कि वहाँ पर बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया का मतलब ये है हम फ़ोन जिस साइड से सुन रहे हैं ज़्यादा, उसमें बैक्टीरिया, फ़ोन आपका भरा हुआ है बैक्टीरिया से।
जो आपका फ़ोन है वो भरा हुआ है आपका बैक्टीरिया से, और आप जब उस फ़ोन को अपनी स्किन के साथ टच करते हैं तो ऑब्वियसली उस बैक्टीरिया से सारा कुछ आपकी स्किन पे लगता है, उस फ़ोन से लग जाता है, और जिससे आपकी स्किन जो है वो डैमेज होनी शुरू हो जाती है और वहाँ पे दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। तो वन थिंग इज़, या तो अपने फ़ोन को बहुत अच्छा साफ़ रखें, या आप जो है आप उसको फ़ोन को साफ़ रखने के साथ साथ आप अपने जो है हैंड्स फ्री यूज़ करें। दूसरी चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आपकी सिर्फ एक साइड पे दाने निकलते हैं तो अपना पिलो केस जो है वो आप चेंज करें, रेगुलरली करें। अगर आप रेगुलरली अपना पिलो केस चेंज नहीं कर सकते हैं तो आप उसके ऊपर कोई टी शर्ट या शर्ट रख लें कि आप उसको जेंटली जो है वो बार बार हर रोज़ अपनी शर्ट को नहीं कोई और बिछा लें। दूसरा, जो हमारे कंडीशनर्स होते हैं उसके अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट डाला जाता है जो बालों को ज़रा सॉफ्ट रखे, उससे भी दाने निकल आते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो आप जो हैं जब आप बालों को वॉश करते हैं तो और उसके बाद आप कंडीशनिंग करते हैं, तो कंडीशनिंग के बाद का स्टेप आप ये रखें कि आप अपने कंडीशनिंग कर ली, आपके मुंह पर थोड़ा बहुत जो कंडीशनर गिरा है, उसके बाद आप एक दफ़ा दोबारा साबुन से जो है वो मुंह को साबुन अपने फेस वॉश से अपने मुंह को धो लें। साबुन तो मैंने उस दिन भी आपको मना किया था, वो आपका पीएच बैलेंस उड़ा के रख देता है। सो आपने क्लेंजिंग करनी है। पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ही होगी कि आप अगर जो है प्रोडक्ट सेलिंग हम इस पेज पे ना करें, और अगर आप इस लाइव को सुन लेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर उन्हें प्रोडक्ट चाहिए होगी, दे कैन टेक द मेंबरशिप, दे कैन गेट इट फ्रॉम समवेयर। सो अभी हम कोशिश करते हैं कि हम प्रोडक्ट को ही स्टिक करें। तो ये आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, मुझे लगता है कोई क्वेश्चन कर रहा है तो मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। देखिए, ऑयली स्किन अगर बिल्कुल आपका अगर आपकी ऑयली स्किन है, जिस तरह हमारा ऑप्टिमल्स का भी जो है वो ऑयली स्किन का है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन। ये अभी हम बात कर रहे हैं पिंपल्स वाली स्किन के बारे में। सो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने कंडीशनर मैंने आपको बता दिया, पिलो का मैंने आपको बता दी। नहीं बेटा, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं क्वेश्चन बार बार पढ़ती हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, मुझे लगता है कोई क्वेश्चन कर रहा है। अच्छा जी, अब आपने जो बेसिक इलाज है हम उस पर आ रहे हैं। सबसे पहले आपने एक क्लेंजर यूज़ किया जो मैंने आपको अपना रिकमेंड कर दिया, ओरिफ्लेम का, कि आप वो क्लेंजर रिकमेंड कर सकते हैं। टोनर यूज़ करें, आपका पीएच बैलेंस अगर ख़राब हो गया तो उसको ठीक करेगा। उसके बाद जो आपने एक्सफोलिएंट्स यूज़ करने हैं, उसके अंदर आपने किसी किस्म का फिजिकल एक्सफोलिएंट नहीं अपने मुंह पर यूज़ करना। स्किन ओवर ड्राई करने से भी दाने निकल आते हैं। अगर आपकी स्किन ओवर ड्राई होगी तो दाने निकलेंगे। तो स्किन को ओवर ड्राई होने से बचाना है, मुंह को बहुत ज़्यादा नहीं धोना और बहुत कम नहीं धोना। मुंह को धोने के बाद आपने ऑप्टिमल्स का हाइड्रा की जो सिरम है, जो ऑप्टिमल्स का हाइड्रा का ब्लू वाला सिरम है जो ऑयली स्किन का है, वो ज़रूर आप लगाएं। वो आपकी स्किन को वाटर बेस्ड है, टोटली वो हाइड्रा हाइड्रेशन से है, वाटर बेस्ड है। वो आपकी स्किन को बिल्कुल वो वाली लुक देगा और डॉज कर देगा आपके ऑयल वाली चीज़ को, कि मेरा ऑयल जो है वो आपकी स्किन को यही बताएगा कि मुंह पर ऑयल है, जबकि वो वाटर बेस्ड सिरम है। किसी किस्म की आप कोई क्रीम नहीं देंगे एक्टिव एक्नी पर, किसी किस्म की डे नाइट क्रीम आप कोशिश करें एक्टिव एक्नी पर मत दें। सो आपने प्योर स्किन का फेस वॉश दे दिया, उसके बाद आपने ऑप्टिमल्स हाइड्रा का जो सिरम है खाली, जो आपका वाटर बेस्ड है फॉर ऑयली स्किन, वो आप उनको देंगी तो यू विल सी अ डिफरेंस कि कुछ अर्से के बाद उनकी स्किन के सीबम कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप जो तीसरी चीज़ देंगी, उसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका एक्सफोलिएंट, और एक्सफोलिएशन के लिए आप यूज़ करेंगी बेसिकली जिस तरह हमारे पास सैलिसिलिक एसिड एक है, उसके हमारे पास साशेस भी मौजूद हैं जिसके अंदर उसका फर्स्ट और सेकंड स्टेप है, आप वो दे सकते हो। उसके अलावा आप दे सकते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड डू वंडर्स ऑन योर स्किन। बहुत सी चीज़ों के अंदर निशानों को रिमूव करेगा, पिगमेंटेशन के लिए भी लैक्टिक एसिड बहुत अच्छा है, पोर्स को मिनिमाइज करने में अच्छा है, दानों को रिमूव करने में अच्छा है। तो लैक्टिक एसिड इज़ व्हाट? लैक्टिक एसिड इज़ अ जेंटल एसिड जो एक AHA है, और नाइसिनामाइड भी एक AHA है। नाइसिनामाइड जो है वो बहुत अच्छा एक केमिकल एक्सफोलिएंट है जो हमारे बूस्टर्स के ओरिफ्लेम के अंदर मौजूद है। तो आपने
सो आपने क्या करना है, लैक्टिक एसिड, इसके ये मल्टीपर्पज़ है, वन पर्पज़ नहीं है, मल्टीपर्पज़ है। यानी मैंने आपको बताया पोज को मिनिमाइज ये दोनों कर रहे हैं बिकॉज इसके अंदर एक तो मौजूद है, नेचर से अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर मौजूद हैं बहुत सी बेरीज, बहुत सी तरह की बेरीज मौजूद हैं जो बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है। और एंटीऑक्सीडेंट आपकी स्किन के रिपेयर का काम अच्छा करते हैं, उस स्किन को रिन्यू करते हैं और अच्छा करते हैं। उसके अलावा इसके अंदर मौजूद है जो है नाइसिनामाइड। नाइसिनामाइड एक ऐसा केमिकल है विच इज़ एन AHA। AHA जो है आपकी स्किन को जेंटल फील करता है। जितने भी ऑयली और ड्राई और नॉर्मल स्किन वाले लोग हैं उनको बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। जिस किसी इंसान ने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स नहीं यूज़ किए, इट्स द फर्स्ट टाइम एवर, सो दे कैन यूज़ इट वेरी ईजीली इफ दे यूज़ दिस with as a chemical exfoliant instead of scrub. If they start using this, तलहा आप मुझे जो है बाद में जो है इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोफाइलिंग करके बता दूंगी आपकी स्किन की कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन देखते हुए अगर आप मुझे पिक्चर भेज देंगे तो मेरे लिए आपको रिकमेंड करना ज़्यादा इजी हो जाएगा किसी भी प्रोडक्ट को। तो मैंने अगर आपकी पिक्चर नहीं देखी, प्रॉब्लम नहीं देखी, तो इस तरह मैं आपको नहीं सजेस्ट कर पाऊँगी सिर्फ लिखने से। सो आप ये AHA यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली एज जिसे आप बोलते हैं एक्सफोलिएंट। आप कोई स्क्रब नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आप करेंगे वो आपको अच्छा लगे, वो आपको बुरा लगे। अच्छा, एक और चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ दिस पील, नोवेज की पील। इसमें AHA और BHA, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड वो लोग यूज़ करते हैं जिनकी नॉर्मल और ड्राई स्किन होती है। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड विद अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड वो लोग यूज़ करते हैं जिनकी ऑयली और जो है दानों वाली स्किन होती है। चूँकि BHA ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है तो ऑयली स्किन वाले जो हैं वो BHA और AHA दोनों यूज़ कर सकते हैं। ज़रा ड्राई, जिनकी चैट ड्राई स्किन होती है वो कोशिश करें कि इसको मिनिमम यूज़ करें। अभी तो समझ है सबकी ऑयली स्किन है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड केमिकल एक्सफोलिएंट। नॉर्मल जो केमिकल एक्सफोलिएंट्स हैं वो जो हैं वो आपकी स्किन को ज़्यादा इरिटेट करते हैं, रैशेस भी कर सकते हैं, रेडनेस भी कर सकते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी माइल्ड वन। ये आपकी स्किन पर ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो बेसिकली बाजार वाले कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पील। अगर ऑयली और आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आप इसे हफ्ते में जो है वो 1 से 2 दफ़ा तो यूज़ कर ही सकते हैं। मगर अगर आपकी ड्राई वाली स्किन है या नॉर्मल स्किन है तो आप 10-12 दिन के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड रिन्यूइंग पील। आपके नीचे से जो सेल्स हैं उनको रिन्यू करेगा, उनको जो है वो एक्टिव करेगा, वो आपकी ऊपर की स्किन को उतारेगा। दिस इज़ गुड फॉर पिगमेंटेशन, दिस इज़ गुड फॉर अगेन पोज एंड अगेन आपके ऑयल को मैनेज करने में बहुत अच्छी चीज़ है। जो एक और चीज़ मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगी जो आप लोगों ने मुझे याद नहीं दिलाया, विच इज़ द मोस्ट मैजिकल प्रोडक्ट जो आपको अडल्ट एक्ने, आपको टीनेज एक्ने और आपको प्रेगनेंसी में दाने निकल आए हैं और आप नहीं चाहते उनके किसी भी किस्म के निशान आपके मुंह पर आए, क्योंकि दाना तो चला जाता है, निशान नहीं जाता। तो उसके लिए जो मैं आपको चीज़ बताऊंगी दैट इज़, आपने सुनी भी होगी मगर आप लोग उसको शायद इम्प्लीमेंट ना करते हों। आपने क्या करना है, सन ब्लॉक लगाना। अब आप बहुत से लोगों का एक कंसर्न होता है, मैम हमारी इतनी ऑयली स्किन है, हम ऊपर से लगा लें सन ब्लॉक तो हमारा ऑयल हो जाता है, कहीं जाना हो तो मुसीबत है। अभी मैंने अपने मेकअप करने से पहले नीचे जो है ऑयल लगाया और सन ब्लॉक लगाया और दैट इज़ ओरिफ्लेम का नोवेज का सन ब्लॉक विच इज़ ऑयली। मगर मैंने ऑयल कैसे लगाया था, मैंने ऑयल जो है वो मैंने आधा पौना घंटा पहले मेकअप से ऑयल लगा लिया। ऑयल जो जाना था चला गया। उसके बाद मैंने जो है अपने मुंह को डैप कर दिया, हल्का सा टिश्यू से रिमूव नहीं किया, डैप किया। उसके बाद जब मैं CC क्रीम अप्लाई करती हूँ तो CC क्रीम के अंदर वैसे ही SPF 35 है तो वो भी लग गया उसके अंदर। फिर मैंने ऊपर से पाउडर से उसको थोड़ा सा फिक्स कर लिया। तो CC क्रीम इज़ एक्चुअली ऑल्सो अ वेरी गुड सन ब्लॉक वाली चीज़। तो मेरी सन ब्लॉक की सन ब्लॉक हो गया और मेकअप का मेकअप हो गया और वो रिमूव भी हो गया, पाउडर से सेट भी हो गया। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो आप कोशिश करें सन ब्लॉक लगाएं। अगर आपको प्रेगनेंसी के अंदर एक्ने है सन ब्लॉक लगाएं, दाने निकल आएंगे, पीरियड ओवर हो जाएगा, हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे मगर निशान नहीं छूटेगा। अगर आपके
दाने हैं टीनेजर्स के, तो वो फेज़ आपका हार्मोन्स का बैलेंस ठीक होगा। आपने सनब्लॉक लगाया, उसके कुछ अर्से के बाद जो है वो दाने ख़त्म हो जाएंगे, मगर आपका जो सनब्लॉक से निशान नहीं पड़ेंगे। दूसरी एक चीज़ क्या है, जो लोग प्लग करते हैं उनके लिए भी एक चीज़ बता दूं, जो दानों को बेसिकली तोड़ते हैं उनके लिए एक चीज़ बता दूं। जब आपका दाना इन्फ्लेमेट होता है नीचे से, आपके दाने का जो बल्ब है नीचे से ऑयल प्रोडक्शन हुई, आपकी स्किन, अच्छा एक और चीज़ मुझे याद आ गई, अभी दो चीज़ें याद आ गई। जब आप ये वाली और ये वाली चीज़ लगाते हैं, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपकी स्किन भी श्रेड करती है और गिरती है, और आपके बाल के फॉलिकल्स भी गिरते हैं, तो वो क्या करते हैं, पोर के ऊपर आकर बैठ जाते हैं और वो वहाँ पर बैठे रहते हैं। और जब वो ऊपर नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद वो पोर ब्लॉक हो जाता है, नीचे से ऑयल निकल रहा है, बैक्टीरिया है, सब कुछ है, तो वो उधर दाना निकलना शुरू हो जाता है। अब अगर आप केमिकल एक्सफोलिएंट यूज़ करते हैं तो ये आपकी स्किन से जो उसका प्रोसीजर है उससे तो वो 23-24 दिन के बाद ये एक्टिवली उसको ना रिमूव करना शुरू कर देते हैं और आपके नीचे से सिस्टम बहुत एक्टिव कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, आपके पोर के मुंह के ऊपर ये श्रेड करके गिरेगा नहीं, बल्कि आपने केमिकल एक्सफोलिएशन करके इसको टोटली रिमूव कर दिया, वो पूरा उतर गया। जब वो पोर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और उसका ऑयल भी थोड़ा रिमूव हो जाएगा, उसके बाद आप उसमें ऑयल प्रोडक्शन कम करने के लिए इस पर सीरम भी लगा रहे हैं और ऊपर से सनब्लॉक भी लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं आपकी स्किन एसिडिक ही रहे, अल्कलाइन ना रहे, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी बेहतर हो जाएगी। अगर आप केमिकल पील्स करने शुरू कर देंगे तो आपके जो स्किन के सेल्स हैं, जो आपके बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, आप बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग करते हैं तो उससे स्किन का सेल भी डैमेज होता है, वैसे कोई डैमेज भी नहीं होगा और बहुत ईजीली आपकी स्किन क्लेंस हो जाएगी ओवर ड्राई किए बगैर, और पोर बिल्कुल साफ। जब पोर साफ हो जाएगा, सब कुछ क्लीन हो जाएगा, तो दाना भी नहीं निकलेगा और बैक्टीरिया भी नहीं होगा आपको। ये आपने देखना है और आपने सन ब्लॉक लगाना है। अच्छा, मैं प्लग करने की बात बताती हूँ। अगर आप तोड़ते हैं तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्किन की जो फर्स्ट लेयर है, नीचे से दाने की सेकंड लेयर से आपका ऑयल जो है वो गैदर हुआ। कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, मगर टाइमिंग्स आगे पीछे रखेंगे आप दोनों के, एक दिन में दोनों चीज़ें नहीं लगेंगी। यहाँ आपका स्किन का जो पोर है, यहाँ बल्ब के अंदर बैक्टीरिया हुआ, ये बैक्टीरिया और ऑयल मिलकर ऊपर गया और ऊपर गया तो ये ऊपर से उसका जो इन्फ्लेमेशन हो गई, दाना नज़र आ गया, इन्फ्लेमेट हो गया। ये नीचे के बैक्टीरिया, ऑयल और स्वेट को मिलाकर ऊपर ये जो स्किन की फर्स्ट लेयर पहले यूँ सीधी थी, अब यहाँ इन्फ्लेमेशन हो गई और यहाँ पर निकल आया दाना। अब जब यहाँ पे दाना निकल आया, वो निकल आया फर्स्ट लेयर पर। अब जब आप इसको तोड़ते हैं तो आपकी फर्स्ट लेयर फट जाती है, टूट जाती है, टेयर हो जाती है। जब वो स्किन की फर्स्ट लेयर टूट गई, आपने, आई नो बहुत इचिंग होती है, इरिटेशन होती है, यू फील बैड। अब अगर वो टूट गई, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका दाने का उस वक्त मौत निकल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मगर वो फटी हुई स्किन दोबारा वापस नहीं आएगी। मगर अगर आप उसी स्किन के ऊपर जो इन्फ्लेमेटेड है, जो इस तरह ही है, आप उसके ऊपर सन ब्लॉक लगाते हैं, क्योंकि जब वो इन्फ्लेमेट होती है तो वो और पतली लेयर होकर ऊपर नज़र आती है। अगर आपने उसे सन ब्लॉक से प्रोटेक्ट कर दिया तो जब वो दाना ऑटोमेटिकली आपका एक जो आप रूटीन यूज़ कर रहे हैं, आप थोड़े अरसे के बाद देखेंगे तो दाना जब ऑयल रिड्यूस होगा, खुद ही बैक्टीरिया, कितनी देर तक एक दाना रह सकता है, कितनी देर तक, तो वो ख़त्म होगा, तो आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल उसी जगह पर वापस आ जाएगी, ना वो फटेगी, ना वो गड़ा बनेगा, ना वो निशान बनेगा। तो बेस्ट स्किन केयर इज़ के यूज़ अ सन ब्लॉक ऑन योर स्किन। आपको फ्रैकल्स भी नहीं होंगी। अगर आप कोई ऐसी चीज़ लगा रहे हैं, पील्स लगा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग चीज़ भी लगा रहे हैं, तो अगर आपने प्रोटेक्टिव लेयर सन ब्लॉक लगाया तो लेट एजेस में आपको किसी किस्म की कोई फ्रैकल्स, पिगमेंटेशन, कोई दाग धब्बे, कोई गड़े नहीं पड़ेंगे। और जो आप अभी अपना पैसा बचा रहे हैं, आपको बाद में कहीं पे भी नहीं लगाना पड़ेगा। यूज़ ऑलवेज हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यूज़ अ सन ब्लॉक, यूज़ अ प्रॉपर क्लिनजिंग मेथड। एंड ज़िंदगी में अच्छी किसी भी एज में स्किन लेने के लिए, किसी भी एज में स्किन प्रॉब्लम से बचने के लिए, यू नीड टू यूज़ अ गुड सन ब्लॉक एंड कस्टमाइज स्किन केयर रूटीन। हर स्किन की एक अपनी कस्टमाइज स्किन केयर रूटीन होती है, हर कंसर्न की एक अपनी कस्टमाइज स्किन केयर रूटीन होती है, जो आपको पता होनी चाहिए व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड फॉर मी। मिक्स एंड मैच मत करें, सस्ते के चक्कर के अंदर अपने मुंह का सत्यानाश ना कर दें और बाद में उस मुंह को रिकवर करने के लिए आप 10,000 कसाइयों के पास जाते हैं, जो जिनकी अपनी स्किन का कुछ भी नहीं हो रहा होता। वो कहते हैं आप ये भी ले लें, ये भी लगा लें, फिर कभी आप एक चीज़ को
ठीक कर रहे होते हैं, कभी आप दूसरी चीज़ को ठीक कर रहे होते हैं। थोड़ी सी वक्त पर केयर करने से आपकी स्किन बहुत बेहतर हो सकती है। इट्स नॉट अ बिग इशू। हाँ, सब्र ज़रूरी है बहुत सी चीज़ों के लिए और एहतियात ज़रूरी है। सो कोशिश करें कि इस सिचुएशन के अंदर भी ईद से पहले आप अपने घर में कुछ चीज़ें करके अपनी स्किन को ग्लोइंग कर दें। और जब भी कभी आपका स्किन कंसर्न है मेरा दाने, और बहुत से लोग मुझे कहते हैं जी मैम दाने मेरे ठीक हो जाए, मेरा रंग भी साफ हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आपने फेयरनेस की प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। व्हेन यू आर ट्राइंग टू डील विद शुगर स्क्रब के बाद नो वेज पील यूज़ कर सकते हैं। आप शुगर स्क्रब नहीं यूज़ करें मुँह पर अगर आपको ज़रूरत नहीं है। आप क्या चाहते हैं अपने मुँह के साथ करना? आप शुगर स्क्रब भी यूज़ कर रहे हैं, पील भी यूज़ कर रहे हैं, 2 एक्सफोलिएंट्स, एक केमिकल और एक फिजिकल। आई विल नेवर रिकमेंड दैट ऑल टुगेदर इस तरह से, बिकॉज मैं तो वैसे भी फिजिकल सनब्लॉक्स को पसंद नहीं करती हूँ। मैं अपने पाँव और हाथ साफ़ करने की हद तक तो ठीक समझती हूँ स्क्रबिंग को। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी से इख्तलाफ नहीं कर रही हूँ, ये मैं अपनी राय दे रही हूँ, अपने तई बोल रही हूँ। मुझे नहीं ठीक लगता, मैं इसलिए ख़ुद मुंह पे नहीं लगाना पसंद करती हूँ और मैं हाथों पाँव पे लगा लेती हूँ। मैं और किसी बॉडी पार्ट पर पसंद करूँ तो लगा लेती हूँ, शायद कभी शौक किया हो तो लगा लूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं केमिकल एक्सफोलिएंट्स के अंदर रहूँ। एंड आई लाइक केमिकल एक्सफोलिएंट्स, दे आर लॉन्ग लास्टिंग, दे आर एंटी एजिंग एंड दे आर रियली गुड फॉर योर स्किन। यू डोंट अंडरस्टैंड। सो कोशिश करें कि इस सिचुएशन के अंदर भी आप अपने आप को खूबसूरत बनाएं, सही राइट स्किन केयर प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव, थिंक गुड अबाउट योर सेल्फ, एंड द बेस्ट थिंग यू कैन थिंक इज यू आर अल्लाह's बेस्ट क्रिएशन एंड अल्लाह हैज़ क्रिएटेड यू एंड ही हैज़ क्रिएटेड यू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज। सो दुआओं में भी याद रखें, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अगर आपकी कोई पर्सनल कंसर्न्स हों, पर्सनल क्वेश्चंस हों, अपनी एज, अपनी प्रोडक्ट लाइन आपने क्या यूज़ की है पहले, और अपनी स्किन टाइप दिखाकर आप इनबॉक्स करके आप पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू हेल्प ऑल ऑफ़ यू। मैं कोशिश करती हूँ बड़ी मुखलिस तरीके से, जेन्युइन तरीके से आप लोगों को तमाम बातें बताऊँ जो मैंने अपनी बहुत टाइम लगा के सीखी, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ स्किन प्रॉब्लम एंड मुझे बहुत टाइम लगा इसको रिकवर करने में। और मैंने बहुत से डॉक्टर्स देखे एंड देन आई केम टू दिस conclusion कि डॉक्टर्स आर नॉट फेयर, दे आर नॉट ऑनेस्ट, एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड लुक व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। जिसके अंदर आपको शायद रीडिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, नॉलेज ज़्यादा लेनी पड़ेगी, बट आप लोगों को जब एक चीज़ देंगे, बिकॉज मैं उस परेशानी से गुजरी हुई हूँ, तो मैं चाहती हूँ, मैंने अपने अंदर ये चीज़ सोची थी कि मैं लोगों को बड़े ऑनेस्ट तरीके से बताऊंगी जो नॉलेज मेरे पास है, और देने से कभी भी कोई इंसान गरीब नहीं होता, उसका मज़ीद भला ही होता है। सो अच्छी नोट पर एक अच्छा मुसलमान होते हुए आप सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ हों और आप लोगों को आगे तकसीम करें। अगर मेरी इस लाइफ से या किसी भी लाइफ से आपका भला होता है तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगी, और आप आगे इसको स्प्रेड करें। नेकी और अच्छी चीज़ आगे ज़रूर फैलानी चाहिए, क्योंकि उससे सबका ही भला होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। इंशाल्लाह ताला कल एक नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ के साथ आप लोगों के साथ फिर हाजिर होंगी, ताकि आप लोगों के लिए कोशिश करूँ कि आसानी पैदा कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।